हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज आपके लिए महा प्रैक्टिस एट स्टैंडर्ड का साइंस का सेकेंड यूनिट टेस्ट का महा प्रैक्टिस के लिए हम लेके आ चुके हैं कंप्लीट साइंस का। आप देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन पेपर। डेफिनेटली इसको अगर आपने कर डाला तो आपका झिंगा लाइव झिंगा डाला। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आप लोग डेफिनेटली कुछ तो बेहतर करके आओगे उनसे जिन्होंने अब तक क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस नहीं किया है। तो एक स्टेप अहेड रहने के लिए लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपसे करना चाहूंगा सॉल्यूशन बताने से पहले। इस YouTube चैनल पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रिसेंटली सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए अपलोड कर दिए, जैसे आप इस वीडियो के अंदर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। डिस्क्रिप्शन में सारे इन क्वेश्चन पेपर की हमने लिंक दे रखी है, तो पहले जाओ और वो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। तो शुरुआत करते हैं हम इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन पेपर की। तो सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला सवाल है न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन रिएक्शन इज कॉल्ड। देखो मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो नया सब्सटेंस बना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एज यू कैन सी हियर कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इधर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा देख सकते हो आप लोग, जो नया सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंट साउंड नोट्स हैव डिफरेंट। आपने अलग अलग साउंड सुना होगा, गिटार में भी अलग अलग धुन के साउंड बजा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जब आप अलग अलग स्ट्रिंग को छेड़ोगे तो आपको अलग अलग साउंड सुनाई देता है। वो किसके वजह से, क्योंकि हर एक की फ्रिक्वेंसी अलग होने के वजह से। तो आपको अलग साउंड डिफरेंट नोट सुनने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकंड, हालांकि मैंने इसकी बात कर दी है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन में। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के दौरान ड्यूरिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दूंगा, तो उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस और इंप्रूव हो जाएगी। विद क्वेश्चन पेपर 5-6 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो पहला चैलेंजिंग सवाल आपके लिए है, ओरिजिनल सब्सटेंस टेक प्लेस टेक पार्ट इन द रिएक्शन। हमने पढ़ा था न्यू सब्सटेंस को प्रोडक्ट बोलते थे, तो ओरिजिनल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे। इसका आंसर अगर आपको नहीं पता तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं रेफरेंस भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ डैश केमिकल चेंज। ऑप्शन में आपको देना चाहूंगा कि भाई जो आयरन का रस्टिंग होता है वो स्लो होता है या फास्ट होता है। तो इसका आंसर आपको खुद को ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ऐसा आंसर कैसे बताना, मान लो कि अगर आपको आंसर पता है चैलेंज 1 का C1 क्या था आंसर, मे बी उसको हम प्रोसेस को कुछ बोलते हो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा ऐसा, तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। C2 का आंसर जो भी होगा आप ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं अभी हम। फाइंड ऑड वन आउट। सबसे पहला है सन, अर्थ, एयर, मूनलाइट। सन, अर्थ, एयर, मूनलाइट, इसमें से हमारा क्या आंसर होगा। तो अगर आपने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो सन हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है, अर्थ भी हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है, एयर में भी एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में, लेकिन मून के पास कोई एनर्जी नहीं होती। मून लाइट कुछ नहीं होती है, मून लाइट मतलब एक तरीके से सन की रोशनी होती है। तो मून कोई हमें एनर्जी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आंसर मून लाइट हो सकता है। चेकआउट कर सकते हो आप अपने टीचर की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपको पूछा गया हुआ है, न्यूट्रोफिल्स, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और प्रोथ्रोम्बिन्स। तो चलो इसका आंसर हम लोग डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए परफेक्ट वाला। देखो, अगर आपके टेक्स्ट बुक में इस वाले पेज को तो सब लोग जानते होंगे, जहां पे मैंने हाईलाइट करके हिस्सा लिखा हुआ है वहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे आपको ग्लोबुलिन दिख रहा होगा, वेट, यहाँ पे ग्लोबुलिन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एल्बुमिन भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको एल्बुमिन भी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको प्रोथ्रोम्बिन भी दिख रहा है। लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स है वो आपको कहीं यहाँ पे दिख रहा है।
इसका मतलब आप बोलोगे कि सर जो न्यूट्रोफिल्स है वो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, वो डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप में से एक टाइप है, लेकिन जो एल्बुमिन है, जो ग्लोबुलिन्स है और जो प्रोथ्रोम्बिन्स है, दिस आर द टाइप ऑफ प्लाज्मा। ये आप कह सकते हो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स है। क्या है? प्लाज्मा के कंपोनेंट्स है। बात समझ में आई है आपको? ये क्या है अपने प्लाज्मा के कंपोनेंट्स। दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। तो ये तीनों अगर प्लाज्मा के कंपोनेंट्स है तो हमारा ऑड मैन आउट यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, और पहले वाले में क्या हो जाएगा? मूनलाइट। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। टेक्स्ट बुक में जाके इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लेना, उसका काउंट के बारे में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल का काउंट क्या है, उसके रिलेटेड दिस शुड बी रिमेंबर। ओके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चैप्टर के, साइंस के हर चैप्टर के मैंने आईएमपी वीडियोस भी अपलोड किए। उसके अंदर एग्जाम के अंदर सेकंड यूनिट टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा वो सारे आईएमपीस का डिस्कशन किया है। तो प्लीज जाके वो वाले वीडियोस भी देखना, और जो मैंने दूसरे चैप्टर के अपलोड किए वो भी आप जरूर जाके देखना। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। मतलब क्या बोला है? क्वेश्चन का कहना है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने हीट किया तो क्या ये ऑब्जेक्ट छोटा बन जाएगा? तो ऑब्वियसली ये एकदम गलत है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो वो उसका आकार बढ़ जाता है, मतलब वो एक्सपांड होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑब्जेक्ट एक्सपांड ऑन हीटिंग है। अगर आपको इसका आंसर पता करना, पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक पे 100 पे जा सकते हो, वहां पे इसका थ्योरी पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सॉल्ट इज ए न्यूट्रल। सॉल्ट इज ए न्यूट्रल। सॉल्ट क्या न्यूट्रल है? सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। हाँ, सॉल्ट न्यूट्रल होता है क्योंकि सॉल्ट ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। सॉल्ट बनाने के लिए हम एसिड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? बेस के साथ में, और हमें मिलता है सॉल्ट। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट के साथ हमें वाटर भी मिलता है, बराबर कि नहीं? इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और सॉल्ट हमारा होता है न्यूट्रल, इसलिए तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। तो मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा। आगे, ट्रू और फॉल्स। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर इन अ जूल। देखो, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप मेजर करना है तो क्या आप उसको जूल में मेजर करते हो? तो ये आपके लिए चैलेंज नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का पेपर का सवाल नहीं है, ये मेरे तरफ से आपको दिया है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज मेजर इन द जूल, आइदर ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल, चैलेंज नंबर 4, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक इन नेचर। क्या जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं क्या? जो वो एसिडिक नेचर के होते हैं क्या? इसका आंसर आपको बताना है। तो देखते हैं कितने लोग सारे चैलेंज का आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, विच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। चेंज को क्लासिफाई करने के दो मेथड है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विच सोर्स डू वी गेट हीट फ्रॉम। किस सोर्स से हमें हीट मिलता है? अभी हमने देखा था, हमें हीट सन से मिल रहा था, हमें हीट अर्थ से मिल रहा था, हमें हीट एयर से भी मिल रहा था, याद है, लेकिन हमें से मूनलाइट से नहीं मिल रहा था। तो इन सारे ऑप्शन में से आप कोई भी 4, 2, 3 लिख के आ सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। केमिकल एनर्जी से भी हमें हीट मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चैलेंज नंबर 5 आपके लिए, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ एसिड। तो कमेंट सेक्शन में आपको एसिड के कोई भी 2 यूज लिख के बताने हैं। ये चैलेंज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास पूछा हुआ है, व्हाट मस्ट बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? दैट विल बी ट्वाइस। किसका ट्वाइस? सेल्सियस का। तो मान लो कि सेल्सियस का वैल्यू T है, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2T। बोला गया कि भाई फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि भाई फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो 2 गुना होगा, उस समय पे सेल्सियस का वैल्यू उसका आधा होगा। मतलब यू कैन से दैट कि अगर हमने सेल्सियस का वैल्यू T माना है तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू उस समय पे 2T टाइम होगा, मतलब सेल्सियस के 2 गुना होगा। तो बताओ वो फ़ारेनहाइट का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? मतलब आपको यहाँ पे 2T का वैल्यू फाइंड करना। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, F = 9/5 × C + 32, बराबर। अब यहाँ पे सवाल में क्लियर है कि भाई फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 2 गुना है, किसका? सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसका, प्लस 32। बात समझ में आया? यहाँ पे हमारा 5 होना चाहिए। क्लियर है? इतना सा हमें सॉल्व करना। अब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, इसको इक्वेशन को हमें सॉल्व करना।
नीचे यहाँ पे देखो 5 लिखा, इस 5 को मुझे हटाना है, तो मैं पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो मैं इधर और इधर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 5 इंटू 2 10t हो जाएगा, और ये 5 से कैंसिल होकर यहाँ पे 9t बचेगा, और 32 इंटू 5t हो जाएगा देखो 10, और ये देखो 32 इंटू 10 और 15 और ये 16 हो जाएगा। करेक्ट है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग 90 को इधर भेजेंगे, तो ये 10t माइनस 9t इज इक्वल टू हो गया हमारा 160। करेक्ट है, 10t में से 90 गया तो t विच इज इक्वल टू 160। तो हमें t का वैल्यू तो यहाँ पे मिला हुआ है 160, लेकिन हमें एक्चुअली निकालना है 2t का वैल्यू, क्योंकि फ़ारेनहाइट का वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे 2t है। तो 2t का वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा t का वैल्यू आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 320 फ़ारेनहाइट। आ गया समझ में? तो इतना सिंपल सवाल था कि भाई सेल्सियस में अगर t है तो फ़ारेनहाइट में उस समय 2t होगा, तो वो 2t का वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, इस तरीके से। दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का आपको डिफरेंस बताना है। देखो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन जहां पे हाई प्रेशर हो, क्योंकि देखो अगर मान लो हम साउंड वेव क्रिएट कर रहे हैं, तो साउंड वेव में क्या होता है, ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई कई पास होते हैं, कई कई बड़े दूर दूर होते हैं। तो एक ऐसा रीजन जहां पे एयर मॉलिक्यूल बहुत पास पास में है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पे एयर मॉलिक्यूल दूर दूर है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। जहां पे एयर मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास और बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। बात समझ में आया? तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है जहां पे हाई प्रेशर होता है, और रेयर फ्रैक्शन एक ऐसा रीजन है जहां पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है। क्या होता है? लो होता है। तो आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी ज्यादा होगी कंप्रेशन के रीजन में, और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी भी क्या होगी, लो होगी। तो ये 2 पॉइंट आप लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन क्या पूछा गया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया फिजिकल और चेंज। तो आप बोलोगे सर आपने इसका आंसर बताया नहीं है, तो मैंने साइंस के 2 पेपर, साइंस के 2 यूनिट सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए 2 पेपर पहले से अपलोड कर दिए, उसमें मैंने आंसर बता रखा आर्टरीज और वेन का, तो वहां जाके देख लो, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये पक्का आ जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ठीक है, आपको और भी पेपर्स की। तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज को समझते हैं। तो सबसे पहला तो देखो देखो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर को थोड़ा ब्लू ब्लू ले लेते हैं, आपने पानी लिया और पानी को क्या किया, आपने फ्रीज किया और आइस बना दिया। आपने क्या बना दिया, आइस बना दिया। अब आपने इस पानी को बर्नर की मदद से वापस क्या किया, मेल्ट किया, और आपने वापस पानी बना दिया। तो आप बोलोगे कि आपने एक तरीके से लिक्विड से क्या बनाया, सॉलिड बनाया, और सॉलिड से आपने वापस लिक्विड बनाया। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से वाटर का फिजिकल चेंज किया है। अब मेरा एक सवाल है कि इस वाले वाटर में भी जो पानी होगा वो H2O के फॉर्म में होगा, और आइस वाले में भी जो पानी होगा वो भी H2O के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल मतलब कंपाउंड बदल नहीं जा रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। लेकिन केमिकल चेंज जब करते हैं तो एकदम नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कैसे, कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एकदम नया सब्सटेंस है, कंपेयर करने जाए कार्बन और ऑक्सीजन से। तो फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बट केमिकल चेंज में एकदम नया सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सवाल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम। जैसा हमने देखा कि ये लिक्विड वाले वाटर में भी क्या था, लिक्विड वाले वाटर में भी हमारे पास H2O था, और सॉलिड वाले आइस में भी हमारे पास H2O है। तो यहाँ पे उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बदला, बट जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आप देख सकते हो कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड एकदम अलग है। तो केमिकल कंपोजिशन जो होता है ना केमिकल का, वो बदल जाता है सब्सटेंस का जब हम केमिकल चेंज करते हैं। नेक्स्ट सवाल, टेम्परेचर चेंज। देखो फिजिकल चेंज हम कभी भी करते हैं, सॉरी टेम्परेचर, टेम्पररी चेंज। जब फिजिकल चेंज करते हैं तो वो टेम्पररी चेंज होता है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि आइस को मेल्ट करके वापस में लिक्विड वाटर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे टेम्पररी चेंज है, बदलाव आ सकता है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, उसको आप पीछे मतलब रिवर्सिबल नहीं कर सकते हो। रिवर्सिबल मतलब क्या, कि गाड़ी एक बार आगे गई तो इसको पीछे लेके आना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्सिबल चेंज अभी मैंने समझाया। टेम्पररी चेंज का मतलब भी वही हो गया कि भाई इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल चेंज मतलब केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जो इरिवर्सिबल है। अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं, जैसा कि आपने समझे लकड़ी जला दिया, तो क्या आप जली हुई लकड़ी का वापस ओरिजिनल वुड बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो, क्योंकि वहां पे उस वुड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर आग लग के वो चूरा बन चुका, यू कैन से कोल बन चुका, चारकोल बन चुका, उसका आप लोग वापस से एकदम नया वुड नहीं बना सकते। दैट इज
इरिवर्सिबल चेंज होता है केमिकल चेंज। तो मैंने इतना सिंपल तरीके से आपको डिस्टिंग्विश दे रखा है, आप जाकर जरूर करना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जो हीट होता है ना वो एक तरीके का एनर्जी होता है। हीट क्या होता है, एक तरीके का एनर्जी होता है। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी हॉट है उसको मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाई है, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू रिलेट आइदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और आइदर ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। समझा। हमें पता चलता है यार कोई चीज गर्म है मतलब हॉट है तो टेम्परेचर से पता चलता है, ज्यादा टेम्परेचर बहुत हॉट है, कम टेम्परेचर तो कोल्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हीट को मेजर करने के लिए, जो हीट का फ्लो है ना उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कैलोरीमीटर का। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है आपको, ठीक है। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर को, सबको पता है, कोरोना में सबके घर में भी आ चुका होगा। हीट जो है ना वो एक तरह का डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या, दो से ज्यादा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई है, ये बात समझना। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को बनाने के लिए डिस्टेंस मतलब हमें मीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और टाइम मतलब सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दो अलग अलग क्वांटिटी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, दो या दो से ज्यादा, तब उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो यहाँ पे हीट एक डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन जो अपना टेम्परेचर है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। मतलब वो किसी से बना नहीं, वो अपने आप में यूनिक है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम जूल की बात करेंगे तो हीट का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में जूल होता है, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में केल्विन होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिस्टिंग्विशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस वाले डिस्टिंग्विश से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, कैलोरीमीटर पे, थर्मामीटर पे, जूल पे, यूनिट्स पे, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि जब लाइमस्टोन का पाउडर डिसअपियर हो जाता है जब आप उसको ऐड करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो पहले समझते हैं लाइमस्टोन होता है क्या। देखो, लाइमस्टोन जो होता है ना वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन पाउडर मतलब एक तरीके का कैल्शियम कार्बोनेट है, आप ऐसा दिखा सकते हैं CaCO3, ठीक है। एडिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीन प्रोडक्ट बनते हैं। टोटल कितने प्रोडक्ट बनते हैं, टोटल तीन प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसकी बात करते हैं। वन ऑफ देम इज कैल्शियम क्लोराइड। उसमें से एक प्रोडक्ट कौन सा है, जब आप इसको हाइड्रो HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड, जो कुछ इस तरीके से दिखता है CaCl2। ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है विच बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में मिक्स हो जाता है। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज पानी में मिक्स हो रही है तो पानी के साथ बह के भी चली जाएगी, उसको धो सकते हैं हम लोग, क्लीन कर सकते हैं। तो और पानी में मिक्स होने के बाद गेट वॉश्ड अवे, और उसको आराम से हम लोग साइड में कर लेते हैं। इसीलिए लाइमस्टोन पाउडर जो होता है ना वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा डिसअपियर हो जाता है, किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। जैसे मैंने लाइमस्टोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, CaCl2 बना और इसके साथ पानी भी बनेगा, तो पानी के साथ वो वॉश आउट हो जाता है, तो इसके लिए वो गायब हो जाता है। तो यू कैन से दिस इज व्हाई लाइमस्टोन डिसअपियर एंड एडिंग अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन को देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने रिएक्ट किया किसके साथ में, HCl के साथ में। तो आपको क्या मिला, पहले तो मिला आपको कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, और उसके साथ में आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको क्या मिला आपको साथ में मिला वाटर मतलब H2O। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना पानी के साथ में वॉश आउट हो जाता है, इसके लिए CaCl2 HCl के साथ रिएक्ट होने के बाद डिसअपियर हो जाता है। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। अभी हमने पढ़ा कि जब केमिकल चेंज होता है तो एकदम नया सब्सटेंस बनता है। तो आप जब भी केमिकल चेंज को देख रहे हो तो आपको 100% वहां पे कुछ नया बनते हुए दिखेगा। तो देखते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या कुछ नया बनता है। अगर बनता है तो यस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, अदरवाइज इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। वो फटाफट बोल दिया ना। चलो चेक करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। ओके, इन दिस प्रोसेस एयर इनहेल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर को लेते हैं अंदर, लेकिन एयर में से क्या होता है, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर रिएक्ट विद द ग्लूकोज। तो जो ऑक्सीजन है एयर में प्रेजेंट वो हमारे ग्लूकोज में रिएक्ट होता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। कौन, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, बराबर कर दिया। प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बनाता क्या है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। अब बात को समझो, क्या जो हमने ग्लूकोज लिया था और जो हमने ऑक्सीजन लिया था वो तो हमारे पुराने सब्सटेंस है, अब जो बना वो कुछ एकदम नया बना ना।
और नया बना मतलब पक्का 100% वहां पे केमिकल चेंज हुआ, दैट्स इट। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एंड आल्सो कैन नॉट मेक रिएक्शन रिवर्सिबल, क्या आप लोग इस रिएक्शन को उल्टा कर सकते हो? इनले नॉट पॉसिबल है। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। मजा आ रहा होगा, आई होप सो, बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, व्हाई टूथपेस्ट इज यूज फॉर ब्रशिंग टीथ। अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो ना वीडियो के इस दौरान, तो मैं आपसे बात करूंगा कि हमने जो चैलेंज के लिए 5 क्वेश्चन अपलोड किए, उन पांचों का कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्योंकि आप लोग अगर इस लेवल तक पहुंचे हो इस वीडियो के, इस बहुत लोग में पेशेंस नहीं होता है, आधा वीडियो देखते डरते चले जाते हैं, बराबर ना। आप में है वो जुनून, तो डेफिनेटली आपको आंसर करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे एफर्ट्स को भी आपको थोड़ा मोटिवेट करना है हम लोग को कि आपके लिए सेमिस्टर में जो फाइनल होगा आग लगा देंगे मिलके, ओके। तो कमेंट करके बताते रहना कोई दिक्कत आ रही है तो पर्सनली। व्हाई टूथपेस्ट इज यूज फॉर टूथपेस्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं? दांत ब्रश करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट में ऐसा क्या है? तो लेट्स चेक आउट। सबसे पहला तो जो टूथपेस्ट के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है इज प्रेजेंट इन आवर टूथपेस्ट इज न्यूट्रलाइज द बेसिक कंपोनेंट। जो भी टूथपेस्ट के अंदर बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका काम है प्रेजेंट इन आवर टूथपेस्ट इज न्यूट्रलाइज एसिड प्रोडक्ट। मतलब क्या? एसिड प्रोडक्ट बाय द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट द डिकेइंग ऑफ द टूथ। देखो रात में हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया जमा होते हैं पूरा दिन खाने की वजह से, वो हमारे मुंह में एसिड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कुछ एसिड तैयार कर लेते हैं। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि टूथपेस्ट कैसा है? बेसिक कंपाउंड है, सॉरी बेसिक कंपाउंड। टूथपेस्ट कैसा है? बेसिक कंपाउंड। तो आपको पता जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट होगा तो हमारा जो अंदर एसिड जमा हुआ वो क्या बन जाएगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे दांत खराब होने से बच जाएंगे, डीके होने से बच जाएंगे। बात समझ में आई? हेंस टूथपेस्ट इज यूज फॉर ब्रशिंग टीथ। इसके लिए टूथपेस्ट को टीथ को ब्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोल सकते हो कि टूथपेस्ट में एक तरीके से क्या है? एक तरीके से उसके अंदर बेस प्रेजेंट है जो हमारे मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ओके। ये ओवरलैप हो गया तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। आप सभी को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन, मस्कुलर आदि फंक्शनल इन द बॉडी। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आप कोई भी 2-3 नाम लिख लेना। अब देखते हैं कौन सा सवाल बचा है। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ कैपिलरीज। आई होप सो ये डायग्राम आपने अपने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा। तो ये है हमारा कैपिलरीज का डायग्राम, तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा मैं आपको देता रहता हूँ एक होमवर्क छोटा सा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 44 - 40 कितना होगा। अगर आप इसका आंसर बताते हो, जो भी इसका आंसर बताता है मतलब समझ जाएगा आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंचे थे, क्योंकि जो बीच में छोड़ के जा चुके तो वो तो बता ही नहीं पाएंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि अपने कितने स्टूडेंट्स है जो रियली हार्ड वर्क कर रहे हैं। और फिर आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताना उन बच्चों को कि जिन्होंने पूरा वीडियोस देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।